आज मैं आपके साथ जिस स्टोरी की समरी डिस्कस करने वाली हूँ उसका नाम है द एडवेंचर ऑफ द प्रायरी स्कूल। शर्लॉक होम्स की सीरीज़ में ये मेरी अगली कहानी है। तो सुनते हैं कहानी की समरी मेरी यानी गरिमा की आवाज़ में। कहानी की शुरुआत होती है जब शर्लॉक और वॉटसन अपने बेकर स्ट्रीट वाले घर में बैठे हैं। तभी वहाँ पर उनसे एक शख्स मिलने आता है जिसका नाम है डॉक्टर थॉर्नीक्राफ्ट हक्सटेबल। देखने में तो वो काफ़ी लंबे चौड़े पढ़े लिखे इंसान लग रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो शर्लॉक होम्स के ऑफिस में आते हैं वह बेहोश होकर गिर जाते हैं और वो दूध और बिस्किट की मांग करते हैं। उन्हें बहुत कमज़ोरी हो रही है। दूध और बिस्किट खा के वो होश में आते हैं तो वो बताते हैं कि वो एक प्रायरी स्कूल के प्रिंसिपल हैं। प्रायरी स्कूल क्या होते थे इसके बारे में आपको थोड़ी जानकारी दे देती हूँ। प्रायरी स्कूल वो फैंसी स्कूल्स होते थे इंग्लैंड में एक ज़माने में, जहाँ पर यंग बॉयज़ को ट्रेन किया जाता था। उन्हें पढ़ा लिखा के उन्हें ग्रूम किया जाता था कि वो हायर स्टडीज़ के लिए कॉलेजेस में जा सकें। इसीलिए गरीब स्कूल के बच्चे तो वहाँ पढ़ ही नहीं सकते थे और ये स्कूल्स जो थे सिर्फ बॉयज़ के लिए थे। तब वहाँ पर गर्ल्स का एडमिशन नहीं होता था, इसलिए सिर्फ लड़के ही पढ़ लिख कर और हायर एजुकेशन वहाँ पर अटेन कर पाते थे। ऐसे ही एक फैंसी स्कूल के प्रिंसिपल हैं डॉक्टर थॉर्नीक्राफ्ट हक्सटेबल, जो शर्लॉक होम्स से मिलने आए हैं, लेकिन वो बहुत परेशान हैं। वो बताते हैं कि उनके जो प्रायरी स्कूल है उसमें एक से एक बड़े लोग के नामी गिरामी शख्सियत के बच्चे पढ़ने आते हैं, लेकिन 3 दिन पहले वहाँ के ड्यूक, जो कि पूर्व कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं, उनका 10 वर्षीय लड़का वहाँ पढ़ने आया था जिसका नाम था लॉर्ड आर्थर सैल्टायर। 3 दिन पहले वो वहाँ से गायब हो गया। वो कहाँ चला गया किसी को नहीं पता और सारे बहुत परेशान हैं। ड्यूक इस तहकीकात को छुपा के रखना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद इसके ऊपर कोई स्कैंडल ना बन जाए या कोई पॉलिटिकल परेशानी ना आ जाए उन्हें। इसीलिए ये सब जो छानबीन हो रही है वो बहुत ही गुप्त रूप से की जा रही है। मिस्टर हक्सटेबल शर्लॉक को बताते हैं कि आर्थर साल्टायर उनके यहाँ 2 हफ्ते पहले ही आया था। वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, लेकिन ड्यूक की अपनी पत्नी से कुछ अनबन चल रही थी, इसीलिए उसकी माँ जो थी वो फ्रांस चली गई थी। ड्यूक ने इसीलिए उस बच्चे को इस प्रायरी स्कूल में भेजा था जिससे वो अपनी माँ से दूर रह सके और वो यहाँ स्कूल में रह के अपनी माँ की यादों से दूर आ सके, उनको भूल सके। लॉर्ड आर्थर सैल्टायर प्रायरी स्कूल में 2 हफ्ते पहले ही रहने आया था और वो दूसरे माले पे अपने कमरे में रहता था। 3 दिन पहले सोमवार की रात को वो अचानक अपने कमरे से गायब था। उसे किसी ने भी नीचे उतर के जाते हुए नहीं देखा, इसीलिए अनुमान लगाया गया कि वो अपने कमरे की खिड़की से नीचे उतर के गया है। खिड़की के बाहर आईवी प्लांट था। आईवी प्लांट एक ऐसा प्लांट होता है जिसकी लतर पूरी दीवार पे चढ़ जाती है। वो बहुत मजबूत लतर होती है जिसके सहारे कोई भी उस पर चढ़ या उतर सकता है। ये बच्चा उसी से उतर के भागा है, लेकिन वो किसके संग गया ये नहीं पता। आश्चर्य की बात यह थी कि उसी प्रायरी स्कूल के जो जर्मन प्रोफेसर थे, प्रोफेसर हाइडेगर, वो भी उस रात से गायब हैं और उनकी साइकिल भी नहीं है नीचे खड़ी हुई। शर्लॉक पूछते हैं लेकिन एक साइकिल पर 2 लोग कैसे सवार होकर जा सकते हैं। वो कहता है अगर प्रोफेसर साइकिल से गए हैं तो फिर वो लड़का किस तरह से स्कूल से गायब हुआ, इस चीज़ का किसी को भी पता नहीं था। प्रिंसिपल बताते हैं शर्लॉक को कि ड्यूक ने 5,000 पाउंड का इनाम रखा है उस आदमी के लिए जो भी उनके बच्चे की खबर उसको देगा, और 1,000 पाउंड उसके लिए जो कुछ भी उसके बारे में जानकारी दे दे, छोटी भी अगर, तब भी उसको वो 1,000 पाउंड देंगे। ड्यूक बहुत गुस्से में है और उन्हें जल्द से जल्द अपने बच्चे की वापसी का इंतज़ार है। शर्लॉक प्रिंसिपल से पूछते हैं कि जिस दिन वो बच्चा गायब हुआ था आर्थर, क्या उससे कोई मिलने आया था। प्रिंसिपल बताते हैं कि उससे मिलने कोई नहीं आया, लेकिन हाँ, ड्यूक की लिखी हुई एक चिट्ठी उसके पास ज़रूर आई थी। शर्लॉक को शक है कहीं उस चिट्ठी में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा। प्रिंसिपल शर्लॉक से कहता है कि वह उसके साथ उस प्रायरी स्कूल में चले और शर्लॉक को अब ड्यूक से भी मिलना है, उनसे बहुत सारे सवाल पूछने हैं। जब ये लोग प्रायरी स्कूल पहुंचते हैं तब ड्यूक अपने सेक्रेटरी के साथ वहीं आए हुए होते हैं। उनके सेक्रेटरी का नाम जेम्स वाइल्डर है।
ड्यूक बताते हैं कि उन्होंने एक दिन पहले ही अपने बच्चे को चिट्ठी लिखी थी, लेकिन उस चिट्ठी में ऐसा कुछ भी नहीं था जिसको पढ़ के वो भड़क जाए या कहीं भागने का प्रयास करे। ड्यूक को जब ये मालूम पड़ता है कि प्रिंसिपल ने शर्लॉक को इस केस के इन्वेस्टिगेशन के लिए अपॉइंट किया है, तो वो बहुत नाराज़ होते हैं क्योंकि उन्हें इस चीज़ की कोई भी जानकारी नहीं थी। वे प्रिंसिपल से कहते हैं कि जब इन्वेस्टिगेशन वो पुलिस से करा रहे हैं तो शर्लॉक होम्स को इसमें इन्वॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन बाद में वो शर्लॉक को अपॉइंट कर लेते हैं इस इन्वेस्टिगेशन के लिए। वो शर्लॉक से कहते हैं कि अगर वो चाहे तो उनके साथ चल के उनके महल में रह सकता है, लेकिन शर्लॉक वहीं प्राइमरी स्कूल में ही रहना चाहते हैं जिससे कि उनकी इन्वेस्टिगेशन अच्छी सी चल सके। ड्यूक और उनका सेक्रेटरी वहाँ से चला जाता है। तब शर्लॉक जो थे वो पूरा वहाँ का एक मैप निकालते हैं उस जगह का, उस प्राइमरी स्कूल का और उसके आसपास का जो इलाका था, और वो वॉटसन के संग डिस्कस करते हैं कि किस रास्ते से आर्थर और वो प्रोफेसर भागे होंगे। जब उस वो मैप को देखते हैं तो बताते हैं कि एक खाली सड़क है जो वहाँ से शहर की तरफ जाती है, लेकिन शर्लॉक ने वहाँ पता किया है उस सड़क पर कई दुकानें हैं, कई घर हैं ऐसे जो रात भर जैसे खुली रहती है या वहाँ के लोग जागते हैं। उन्होंने किसी भी ऐसे प्रोफेसर और उस बच्चे को सड़क से जाते हुए नहीं देखा। ऐसे शर्लॉक काफ़ी कुछ डिस्कस करते हैं वॉटसन से और इस निष्कर्ष पे निकलते हैं कि वो लोग उत्तर की तरफ जो एक इलाका है जहाँ पर काफ़ी दलदली इलाका भी है, खेत खलिहान भी हैं, छोटे छोटे पहाड़ भी हैं, उसी इलाके से होते हुए वो दोनों भागे होंगे। शर्लॉक और वॉटसन डिस्कस कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ भागते हुए प्रिंसिपल आते हैं और बताते हैं शर्लॉक को कि उसी उत्तर में दलदली इलाके से आर्थर की टोपी मिली है, जिससे ये शक है कि आर्थर उसी दलदली इलाके से होते हुए गया था। अगले दिन सुबह सुबह वॉटसन और शर्लॉक निकल पड़ते हैं अपने एक्सपीडिशन के लिए। उन्हें किसी भी हालत में उन दोनों को ढूंढ निकालना है। काफ़ी दूर दलदली इलाके में चलने के बाद उन्हें दो साइकिल के मार्क्स दिखते हैं। उसमें से एक साइकिल का जो मार्क था वो उस प्रोफेसर का था, प्रोफेसर हाइडेगर का था, क्योंकि जो उसकी साइकिल थी, शर्लॉक ने जो पूछा था जिस कंपनी की साइकिल थी, उसके निशान लंबे लंबे पट्टीदार पड़ते हैं। और शर्लॉक को जब वो निशान मिलते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं और उस निशान के पीछे पीछे चलने लगते हैं। कुछ दूर चलने के बाद इन्हें कुचली हुई बेलें मिलती हैं और खून के धब्बे दिखाई देते हैं। शर्लॉक डर जाते हैं। वहीं कुछ दूरी पे झाड़ के पीछे उन्हें प्रोफेसर हाइडेगर की साइकिल गिरी दिखती है और कुछ ही दूरी पर प्रोफेसर हाइडेगर का मृत शरीर पड़ा था। उनके सर पे किसी भारी चीज़ से वार किया गया था, जिससे उनके सर से खून बह रहा था। यह देखते ही प्रोफेसर को इस हालत में देखते ही शर्लॉक बहुत परेशान हो जाते हैं और वहीं कुछ दूरी पर एक किसान काम कर रहा था। उसे बुलाकर वो ये सूचना देते हैं कि जल्द से जल्द पुलिस को इस बारे में सूचना दी जाए और उसे एक नोट लिखकर पकड़ाते हैं। उसके बाद शर्लॉक और वॉटसन आगे चल देते हैं। कुछ ही दूरी पर वहाँ पे एक इन थी जहाँ उसका नाम था फाइटिंग कॉक। वो इन बड़ी अजीब सी मिस्टीरियस सी थी। वहाँ पर रूबेन हेज नाम के एक आदमी से शर्लॉक की मुलाकात होती है जो बहुत ही चिड़चिड़ा था, गुस्से वाला था और लड़ने के लिए हमेशा तैयार। लेकिन जब शर्लॉक बताते हैं कि वो ड्यूक के काम से यहाँ आए हैं और वो ढूंढ रहे हैं उनके बेटे को, तब वो कहता है कि ड्यूक से तो वो बिल्कुल बहुत नफ़रत करता है, क्योंकि ड्यूक ने उसे एक बार नौकरी से निकाल दिया था, लेकिन उनके बेटे से उसे कोई नफ़रत नहीं है। शर्लॉक चाहे तो एक रात के लिए वहाँ पर रुक सकते हैं। लेकिन शर्लॉक चुपचाप बैठने वाले तो थे नहीं। वो वहाँ पर इधर उधर झाँक ताक करते हैं कि आखिर यहाँ इन में क्या क्या है। तब उन्हें इन में पीछे की तरफ एक लोहार दिखता है और कई घोड़े खड़े दिखते हैं। जैसे ही शर्लॉक उस लोहार के पास जाके कुछ पूछने वाला होता है, तभी वहाँ पे रूबेन हेइस आ जाता है और शर्लॉक पे बहुत गुस्सा करता है। कहता है कि तुम लोग जासूस हो और तुम लोग यहाँ पर जासूसी करने आए हुए हो। या कह के वह शर्लॉक को बाहर का रास्ता दिखाता है और कहता है लौट के यहाँ कभी ना आना। शर्लॉक का मन वापस जाने का नहीं है। वह छुपते छुपाते बाहर दीवारों के ओट में खड़ा हो जाता है और वहाँ पर थोड़ी देर के बाद एक आदमी आता है। वो और कोई नहीं, ड्यूक का सेक्रेटरी था, जेम्स वाइल्डर। शर्लॉक आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि आखिर ये सेक्रेटरी यहाँ क्यों आया है। जेम्स वाइल्डर हेइस से बातें करने लगता है, लेकिन वो दोनों बाहर आके कुछ झांकते थे, जैसे वो किसी का इंतज़ार कर रहे थे।
शर्लॉक और वॉटसन वहीं छुपे रहते हैं। शाम ढल चुकी है, अंधेरा होने को है। तभी वहाँ बग्घी से ड्यूक आता है। ड्यूक को देख के शर्लॉक के होश और उड़ जाते हैं। ड्यूक इनके अंदर चला जाता है और दरवाज़ा बंद हो जाता है। वहीं ऊपर में एक खिड़की है जिसमें से कैंडल की रोशनी आ रही है। शर्लॉक को पूरा यकीन है कि ये लोग उसी कमरे में बैठ के बात कर रहे हैं। वह वॉटसन के कंधे पे पैर रख के ऊपर चढ़ जाता है और उस कमरे की एक झलक लेके तुरंत नीचे आ जाता है। लेकिन शर्लॉक ने वहाँ पे कुछ ऐसा देख लिया था जिससे उसके होश उड़ गए थे। वह वॉटसन को कुछ नहीं बताता और चुपचाप सड़क के रास्ते वो लोग प्रायरी स्कूल वापस आने लगते हैं। रास्ते भर शर्लॉक बिल्कुल गंभीर और बिल्कुल शांत रहता है। अगले दिन शर्लॉक ड्यूक से मिलने जाता है। ड्यूक से मिलने पर शर्लॉक बहुत गुस्से में है। वह ड्यूक के ऊपर इल्ज़ाम लगाता है कि उसी ने अपने बेटे का अपहरण किया है और उसे उस फाइटिंग कॉक नाम की इन में छुपा के रखा है। ड्यूक बिल्कुल हड़बड़ा जाता है। वह शर्लॉक से कहता है उसे कैसे पता। शर्लॉक कहता है कि रात में जब ड्यूक वहाँ आया था तब खिड़की से जब शर्लॉक अंदर झांका था तब शर्लॉक ने देखा था कि ड्यूक अपने 10 वर्षीय बेटे आर्थर से बातें कर रहे थे। ड्यूक जल्दी से शर्लॉक को 6,000 पाउंड देने लगता है। वह कहता है कि उसने वादा किया था कि जो भी उसके बेटे की जानकारी उसे देगा वह उसे 6,000 पाउंड देगा। लेकिन शर्लॉक को 6,000 पाउंड नहीं, उन्हें तो सच्चाई जाननी है। तब ड्यूक थक हार के कुर्सी पे बैठ जाता है। जेम्स वाइल्डर वहीं होता है। शर्लॉक जेम्स वाइल्डर को वहाँ से जाने का कहता है। जेम्स वाइल्डर गुस्से में है, वो जाना नहीं चाहता, लेकिन शर्लॉक ड्यूक से अकेले में ही बात करेगा। जेम्स वाइल्डर को वहाँ से जाना ही पड़ता है। तब ड्यूक शर्लॉक को बताते हैं कि दरअसल जेम्स वाइल्डर जो उनका सेक्रेटरी है वह सिर्फ उनका सेक्रेटरी नहीं है बल्कि वो उनकी नाजायज़ संतान है। जब ड्यूक बहुत यंग थे तब उन्हें एक लड़की से प्रेम हो गया था, लेकिन किसी कारणवश वह उससे शादी नहीं कर पाए। वह गर्भवती हो गई और इनके बच्चे को जन्म देने के बाद वो मर गई। ड्यूक को उस बच्चे में अपनी प्रेमिका दिखाई देती थी, इसीलिए उस बच्चे को हमेशा अपने साथ रखते थे। बाद में उन्होंने उसे अपना सेक्रेटरी बना लिया। लेकिन जेम्स को जब यह बात मालूम पड़ी कि वो अपने पिता के साथ ही रह रहे हैं, वो एक नाजायज़ संतान है, तब धीमे धीमे उसके अंदर गुस्सा बढ़ने लगा और वो अपने सौतेले भाई लॉर्ड आर्थर सेल्टायर से नफ़रत करने लगा। उसे किसी भी हालत में उससे छुटकारा चाहिए था, या फिर वो ये चाहता था कि ड्यूक सबके सामने उसे अपना बेटा स्वीकार करे और उसे बड़े बेटे होने के सारे हक मिले। ड्यूक यह करने में असमर्थ था। इसीलिए जब ड्यूक ने उस दिन अपने बेटे को चिट्ठी लिखी आर्थर सेल्टायर को, तब जेम्स ने उस चिट्ठी के अंदर एक नोट लिख दिया। वो जानता था कि आर्थर अपनी माँ से बहुत प्रेम करता है, इसलिए उसने नोट में लिखा कि तुम्हारी माँ इंग्लैंड आई हुई हैं और छुपते छुपाते वह उनसे मिल सकता है। रात में जब सब सो चुके थे तब रूबेन हेज़ 2 घोड़े लेकर वहाँ बिल्डिंग के पीछे आता है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा राज छुपा है, क्योंकि शर्लॉक और वॉटसन जब उस दलदली एरिया में गए थे तब कहीं भी उन्हें घोड़े के पैरों के निशान नहीं मिले थे, बल्कि उन्हें गाय, भैंसों या बकरियों के चरने के पैरों के निशान मिले थे। शर्लॉक को उस समय भी शक हुआ था कि क्यों उसे कहीं भी घोड़े के पैर के निशान नहीं मिले और आखिर आर्थर जो था वो किस तरह से वहाँ से भागा था। क्यों 5 मील दूर जाने के बाद प्रोफेसर उन लोगों को पकड़ पाया था। इसका मतलब था कि वो जो बच्चा जिस चीज़ पे भी सवार होकर गया था वो चीज़ काफ़ी तेज़ चलती थी, लेकिन उसके निशान उन्हें कहीं भी नहीं मिल रहे थे। तब शर्लॉक ने वॉटसन से कहा था कि उन्हें रास्ते भर गाय के पैर के निशान तो मिले, लेकिन गाय उन्हें कहीं नहीं दिखी। तभी शर्लॉक को शक था कि घोड़े के पैर की जो नाल होती है उसे निकाल के वहाँ गाय के जो पैर की नाल होती है या उसके शेप की नाल लगाई गई है। इसीलिए जब वो उस इन में गए थे जहाँ पे रूबेन हेज़ रहता था, तब वो उस लोहार के पास जाके यह देखने का प्रयास कर रहे थे कि क्या घोड़ों के पैरों से नालें निकाली गई हैं, और तब रूबेन हेज़ ने उन्हें यह करते हुए देख लिया था। इसीलिए वो उन्होंने कहा था शर्लॉक को कि तुम एक जासूस हो और उसे वहाँ से भगा दिया था। अब ये बात मालूम पड़ती है कि जो ड्यूक थे उनके जो पूर्वज रहे होंगे, उन्होंने ऐसा काम किया था कि उन्होंने गाय के जो पैर होते हैं, हूफ्स होते हैं, उसके नाप की नाल बनवा के रखी थी। जब भी उन्हें कोई भी चोरी छुपे ऐसा काम करना होता
जैसे किसी का किडनैप करना होता, कहीं चोरी करनी होती या कोई ऐसा काम, तो वो घोड़े की नाल निकलवा के उसमें गाय के हूफ्स के पैर लगवा देते, जिससे किसी को कानो कान खबर नहीं होती कि घोड़े कब आए और चले गए। ड्यूक आगे बताते हैं कि उनके बेटा जेम्स जो था वो उन्हें धमकी दे रहा था कि वो दुनिया के सामने उसे स्वीकारें, उसे अपनी जायज़ संतान बताएं, नहीं तो वो अपने सौतेले भाई को मार देगा। ड्यूक इसीलिए 3 दिन के बाद अपने बेटे से मिलने गए थे और वो जेम्स को लगातार समझा रहे थे कि वो उसके साथ न्याय ज़रूर करेंगे। यह सुनकर शर्लॉक बहुत गुस्सा करता है। वह कहता है कि वो छोटा सा बच्चा इतनी ख़राब जगह पर इतनी परेशानी में रह रहा है और ड्यूक अभी भी सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है। उस छोटे बच्चे को उसने वहीं रख छोड़ा है जब तक जेम्स उसकी शर्तें नहीं मान लेता। ड्यूक शर्लॉक से कहते हैं कि अगर वो चाहे तो इनाम की रकम वो दुगनी कर सकते हैं, लेकिन शर्लॉक प्लीज़ अपना मुंह बंद रखे, किसी को भी ये ना बताए कि ड्यूक खुद संलग्न था इन सब कामों में, नहीं तो उसकी बहुत ज़्यादा किरकिरी होगी। साथ ही ड्यूक एक और शर्त रखता है कि कहीं भर भी जेम्स का नाम ना आए कि वो उसकी नाजायज़ संतान है, ना ही रूबेन हेइस का नाम आए जिसने उस प्रोफेसर की हत्या की थी, क्योंकि वो उनका पीछा कर रहा था। शर्लॉक यह सुन के आग बबूला हो जाते हैं। वह ड्यूक से कहते हैं कि वो रूबेन हेइस को अब नहीं बचा सकते, क्योंकि जब उस किसान को शर्लॉक ने वो दिया था, स्लिप दी थी देने के लिए, तब उन्होंने पुलिस इन्वेस्टिगेशन की भी जांच कर ली थी और उन्हें शक था कि जो ये पास की इन है जहाँ पर वो बदमाश आदमी उन्हें मिला था, इस इन का इस मर्डर से ज़रूर कोई संबंध है। इसीलिए वो जब वहाँ से निकले थे उस उन इन से, तब वो सबसे पहले गए थे वहाँ पर जो टेलीग्राम ऑफिस होता है, और वहाँ जाके उन्होंने पुलिस को तुरंत टेलीग्राम किया था और बताया था कि रूबेन हेइस नाम के आदमी ने ही प्रोफेसर हाइडेगर को मारा है। यह सुन के ड्यूक बहुत परेशान हो जाते हैं। क्या रूबेन हेइस चुप रहेगा? क्या वह ड्यूक का नाम नहीं लेगा? क्या वह जेम्स के लिए कुछ नहीं बताएगा? ड्यूक की हालत अब बहुत ख़राब होती है। शर्लॉक अपने इनाम के पैसे तो पॉकेट में रख लेते हैं, लेकिन ड्यूक को उसी हैरान परेशान हालत में छोड़ के वो वहाँ से चल देते हैं। जाते समय वो ड्यूक के एक आदमी को आवाज़ लगाते हैं और कहते हैं कि वह फ़ौरन उस इन में जाए और उस बच्चे जो वहाँ पर कैद है, आर्थर सेल्टायर, उसको छुड़ा के लाए। ड्यूक शर्लॉक की बात सुनते हैं और कुछ नहीं कह पाते, क्योंकि उन्हें खुद अपनी करनी पे अफसोस था। शर्लॉक ड्यूक को हिकारत भरी निगाहों से देखता है और वॉटसन के साथ वहाँ से चला जाता है। इस तरह से वो बच्चा आर्थर सेल्टायर भी बच जाता है, रूबेन हेइस को भी सज़ा मिल जाती है, और अगर रूबेन हेइस पुलिस के दबाव में आकर ड्यूक और जेम्स का नाम बताता है तो उन्हें भी अपनी करनी का फल ज़रूर मिलेगा। कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं। कहानी पढ़ने में बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप चाहें तो इसे पढ़ भी सकते हैं, और ऐसे इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर लिसनिंग, बाय फॉर नाउ।